इराक के सुदूर इलाके में सदियों से एक अल्पसंख्यक समुदाय रहा करता था। इनका नाम था यजीदी। ये खुद को कुर्दिश समुदाय के करीब मानते थे। इतिहास में यजीदी कम से कम 72 बार सामूहिक नरसंहार के शिकार बने। इसके बावजूद उन्होंने अपनी पहचान और अपना अस्तित्व बचा कर रखा। फिर साल आया 2013 का। इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट ने अपने पैर फैलाना शुरू किया। ये आतंकवादी संगठन इस्लामिक खिलाफत की स्थापना करना चाहता था। उनके राज में कट्टर और धर्मांध मुस्लिमों के अलावा किसी की जगह नहीं थी। जो कोई उनके खिलाफ जाता उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता। शुरुआती दौर में उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं था। ऐसे में आईएस अपना दमन चक्र चलाते हुए आगे बढ़ता रहा और एक दिन इन सिरफिरे आतंकवादियों का काफिला यजीदियों के गांव जा पहुंचा। आईएस ने कहा, इस्लाम कबूल कर लो, बच जाओगे। यजीदियों ने इससे इनकार कर दिया और उसके बाद कत्लेआम की सीरीज शुरू हो गई। पुरुषों और बच्चों को उनके घर वालों के आगे काट डाला गया। कुछ बच्चों को जबरदस्ती किडनैप कर लिया गया और उन्हें आगे चलकर आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग दी गई। महिलाओं और बच्चियों का रेप किया गया। कई बच्चियां तो 9 साल की उम्र तक छोटी थी। उनसे कहा गया कि सिर्फ मौत ही तुम्हें इस यातना से बचा सकती है। महिलाओं को सेक्स गुलाम बनाकर रखा गया। जब उनसे मन भर जाता तब उन्हें सरेआम बाजार में नीलाम कर दिया जाता। आधुनिक इतिहास में यजीदियों के साथ इतना विभत्स सलूक कभी नहीं हुआ था। उनकी पहचान मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनका एक हिस्सा बचा रह गया था और बचे लोगों ने अपने कुनबे के लिए अब न्याय की अपील की है। इस अपील पर अमल का काम अभी बाकी है। आज यजीदियों की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? दरअसल यजीदियों के नरसंहार पर एक ऐतिहासिक रिपोर्ट आई है। ब्रिटेन के कई ह्यूमन राइट्स लॉयर इस मामले की जांच कर रहे थे। इसमें कई और वकील और मानवाधिकार संगठन भी मदद कर रहे थे। ये उन देशों के खिलाफ सबूत जुटा रहे थे जो अपनी जमीन पर हो रहे नरसंहार को रोकने में नाकाम रहे। 5 जुलाई को फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी गई। इसमें कहा गया है कि तुर्की पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे में मुकदमा चलाना चाहिए। इसके अलावा इराक और सीरिया को भी लताड़ लगाई गई है। तो आज हम जानेंगे कि यजीदी कौन है, इनका इतिहास क्या है, इनका पारसियों से, मुसलमानों से और ईसाइयों से संबंध क्या है, ये धर्म कौन सा है, इस्लामिक स्टेट ने उन्हें निशाना क्यों बनाया, उनके साथ, उनकी औरतों के साथ कैसा सलूक किया और इस मामले में तुर्की पर क्या आरोप लग रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। दुनियादारी में पहले यह समझते हैं कि यजीदी होते कौन हैं। इस धर्म के उद्गम को लेकर मान्यता है कि 11वीं सदी में उमैयद वंश जो उस इलाके में, फारस और उसके आसपास के इलाके में शासन कर रहा था, ऐसे उमैयद वंश के किसी शेख ने इसकी नींव रखी। यजीदियों ने 3 धर्मों से कुछ कुछ चीजें ली और फिर अपनी पहचान कायम की। उन्होंने बच्चों के धर्म संस्कार की रीति ईसाइयों से ली। इसे ईसाई धर्म में बपतिस्मा के नाम से जाना जाता है, बैप्टिज्म। यजीदियों में खतने की परंपरा भी है। वे जानवरों की कुर्बानी भी देते हैं। ये रिवाज इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है। यजीदी आग और सूर्य की उपासना करते हैं। उनकी कब्रों का मुंह पूर्व की तरफ होता है। ये चीजें पारसियों से ली गई। वे बाइबल और कुरान को भी मानते हैं। हालांकि उनकी परंपराओं का कोई लिखित आधार नहीं है। ज्यादातर चीजें मौखिक हैं, चली आ रही हैं। जिस एक परंपरा को लेकर यजीदियों को सबसे ज्यादा दुत्कारा जाता है वो है एक निर्वासित फरिश्ते की पूजा। उसका नाम मलक ताउस। मलक ताउस उन 7 फरिश्तों में से एक है जिन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया था। मलक ताउस को बाद में माफी मिल गई थी। स्वर्ग में वापस लौटने की इजाजत भी दे दी गई थी पौराणिक कथाओं के मुताबिक। अब पुराण विशुद्ध रूप से एक हिंदू संस्कार से जुड़ा हुआ, हिंदुस्तानी संस्कार से जुड़ा हुआ शब्द है, लेकिन यहां पर जब मैंने पौराणिक कथाओं को कहा तो इससे तात्पर्य है कि उन धर्मों की जो पुरानी कहानियां हैं उसके मुताबिक यजीदी दिन में 5 वक्त मलक ताउस की पूजा करते हैं। मलक ताउस का एक नाम शायतन है। अरबी में इसका मतलब होता है शैतान, और इसी वजह से यजीदियों को जो बाकी धर्म हैं वो शैतान का उपासक मानने लगे। मलक ताउस से जुड़ाव यजीदियों के लिए काल बन गया। उन्हें अपवित्र माना जाने लगा
ऑटोमन साम्राज्य के शासन में यजीदियों का 72 बार नरसंहार हुआ, जड़ से मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन हुक्मरान सफल नहीं हो सके। यजीदी हर बार बच निकले। सामाजिक बहिष्कार और लगातार चल रहे दमन के चलते फिर एक वक्त में यजीदी उत्तरी इराक में माउंट सिंजार की तलछटी में बस गए। एक वक्त में उनकी आबादी लगभग 7 लाख थी और इसमें आधे लोग माउंट सिंजार के पास रहते थे। कुछ आबादी दक्षिणी तुर्की में और कुछ इराक और सीरिया की सीमा के पास भी बस गए। यजीदी जैसे भी थे, शांतिपूर्वक अपने इलाके में रहकर गुजर बसर कर रहे थे और उनका बाहरी दुनिया से ज्यादा लेना देना नहीं था। पर यह सच्चाई 2003 के साल में बदल गई। इस साल अमेरिका ने इराक में ऑपरेशन चलाकर सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट कर दिया। कुछ वक्त बाद सिविल वॉर शुरू हो गया। अल-कायदा और दूसरे इस्लामिक संगठनों ने, आतंकी संगठनों ने अमेरिका और उसकी सहयोगी सेनाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अल-कायदा का साथ देने वालों में तब एक था इस्लामिक स्टेट। अल-कायदा ने यजीदियों को काफिर घोषित कर दिया, धर्म विरुद्ध। सिविल वॉर के दौरान उनके खिलाफ हमले भी शुरू हो गए। फिर अगस्त 2007 में यजीदियों के इलाके में बम हमलों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अगले बरस 2009 में बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने इराक में मौजूद अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने पर जोर दिया, एज पर हिज पोल प्रॉमिस। इराक में प्रशासन पहले से अस्थिर था, फिर अमेरिका के जाने की खबर, और इन सब के बीच 2011 का साल आया और अरब स्प्रिंग की शुरुआत हो गई ट्यूनीशिया से और फिर दूसरे अरब मुल्कों में, और सिविल वॉर भी शुरू हो गया। ऐसा ही हुआ सीरिया में भी, यहाँ के बगल का मुल्क, और इससे इस्लामिक स्टेट नाम के आतंकवादी संगठन को पनपने का मौका मिल गया। आईएस को नए रिक्रूट्स मिलने लगे अस्थिर इलाकों से और उसका संख्या बल बढ़ने लगा, और आसपास कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी जो उन्हें रोकने की स्थिति में हो। आईएस ने इराक से लेकर सीरिया तक अपना विस्तार किया, और फिर 29 जून 2014 को अबू बकर अल बगदादी नाम के आतंकवादी ने इस्लामिक खिलाफत की नींव रखी। उसका साम्राज्य सीरिया के अलेप्पो से लेकर इराक के दियाला तक फैल चुका था, और इसी विस्तार की वजह से इस्लामिक स्टेट को एक नया नाम भी मिल गया था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांट ISIL, और दूसरा नाम था इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS। इसको दाइश भी कहा जाता था। इस्लामिक स्टेट में रहने के लिए 2 सबसे जरूरी शर्तें थी, मुस्लिम होना और इस्लामिक खिलाफत को मानना। जो इन दोनों में से एक के भी खिलाफ था वो काफिर था और उसके लिए मौत की सजा तय थी। खिलाफत की स्थापना के बाद इस आतंकवादी संगठन ने, आईएस ने, अपना अभियान तेज कर दिया। अगस्त 2014 में वे माउंट सिंजार की पहाड़ियों में यजीदियों के गांव के पास पहुंचे। वहां उन्होंने यजीदियों को इस्लाम कबूलने का ऑफर दिया, कहा मुसलमान बन जाओ तो जान बख्श देंगे। पर यजीदी मानते हैं कि मौत के बाद आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में दाखिल होती है, हिंदू धर्म की तरह उनकी मान्यता है, और आखिरी में मोक्ष पाती है। वे पुनर्जन्म में यकीन रखते हैं। उनके लिए धर्म से निष्कासन सबसे बुरा माना जाता है, क्योंकि ऐसा होने पर उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। इसीलिए यजीदियों के लिए धर्म परिवर्तन का सवाल ही नहीं था। उन्होंने इस्लाम कबूलने से इनकार कर दिया, और इसके बाद नरसंहार का भीषण दौर चला। हत्या, रेप और नीलामी का एक सिलसिला भी शुरू हो गया। आईएस ने एक ऑनलाइन ऐप बनाया जिसमें वो यजीदी महिलाओं की बोली लगाते थे। यूनाइटेड नेशंस की जांच के दौरान एक महिला ने बताया कि उसे कम से कम 15 बार बेचा गया। आखिरी में वो मानसिक तौर पर बीमार पड़ गई। उसे ये भी याद नहीं रहा कि आखिरी बार वो किसके कब्जे में थी और उसके साथ क्या सुलूक हुआ। गुलाम बनाई गई महिलाओं का दिन में कई कई बार रेप किया जाता था, और अगर कोई उनके चंगुल से भागने की कोशिश करती तो उसके बच्चों की उसके सामने हत्या कर दी जाती थी। जांच रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएस के हमलों में 4 लाख से ज्यादा यजीदी विस्थापित हुए, 6000 से ज्यादा महिलाओं को गुलाम बनाकर रखा गया, और 2500 से ज्यादा महिलाओं और बच्चियों का आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। इसके अलावा 5000 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ। माउंट सिंजार पर इस्लामिक स्टेट के अभियान के बाद अमेरिका ने फिर आईएस पर हवाई हमले शुरू किए। आईएस का दायरा सिकुड़ा और अक्टूबर 2019 में बगदादी भी मार गिराया गया। आईएस अब चुनिंदा हिस्से में सिमट चुका है। इसके बावजूद यजीदी अपने घर वापस नहीं लौट पाए, माउंट सिंजार वापस नहीं लौट पाए। और जहां तक उनके दोषियों को सजा देने की बात है, नवंबर 2021 में पहली मर्तबा
इस्लामिक स्टेट के किसी आतंकवादी को यजीदी नरसंहार के आरोप में सजा मिली थी। आईएस के आतंकी ताहिर अल जुमैली को जर्मनी की एक अदालत ने आजीवन जेल की सजा दी थी। अल जुमैली पर 5 साल की एक यजीदी बच्ची की हत्या का आरोप था। जुमैली ने 2015 में इस बच्ची को चेन से बांध कर रखा और उसकी प्यास से तड़प कर मौत हो गई। आईएस की हार के बाद जुमैली ग्रीस भाग गया और वहां से उसे गिरफ्तार कर जर्मनी लाया गया। यूनिवर्सल ज्यूरिडिक्शन के सिद्धांत के तहत उस पर मुकदमा चला। अदालत ने उसे नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी करार दिया। ऐसे अपराधों की संख्या हजारों में है और यजीदी आज भी इसके लिए न्याय की अपील कर रहे हैं। अब सवाल यह कि आज इस नरसंहार का जिक्र क्यों? दरअसल ब्रिटेन में कुछ दिग्गज वकीलों का एक ग्रुप यजीदी नरसंहार से जुटे सबूत जुटा रहा था। इस गुट को यजीदी जस्टिस कमेटी YJC का नाम दिया गया। वो पता लगा रहे थे कि इस नरसंहार को रोकने में कौन से देश विफल रहे। 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन के आर्टिकल 1 के तहत देशों को नरसंहार रोकने, दोषियों पर मुकदमा चलाने और सजा देने की जिम्मेदारी होती है। 2.5 साल तक चली जांच के बाद YJC ने 5 जुलाई को अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की। इसमें क्या है? इसके मुताबिक तुर्की को नरसंहार में शामिल माना गया। रिपोर्ट में कहा गया कि तुर्की पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तुर्की पर क्या आरोप लगे हैं? YJC के मुताबिक तुर्की की सरकार अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई। माउंट सिंजार पर जब IS का हमला हुआ तो बड़ी संख्या में यजीदी भागकर तुर्की में दाखिल हुए। फिर IS के आतंकवादियों ने तुर्की में उनका पीछा किया और वहां जाकर यजीदियों का कत्ल किया, सेक्स गुलाम बनाया। YJC का आरोप है कि तुर्की ने IS के आतंकियों को अपनी सीमा में घुसने से नहीं रोका, अपनी आंखें फेर ली और फिर उनको अपनी मनमानी करने दी इस्लामिक आतंकवादियों को। जब ये रिपोर्ट सामने आई तो तुर्की का पक्ष भी आया। उसने इन आरोपों से इनकार किया है। इस रिपोर्ट में इराक और सीरिया पर भी संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। उनके बारे में कहा गया कि वे अपनी जमीन पर नरसंहार नहीं रोक पाए। इसके अलावा उन्होंने आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने और सजा देने में भी नाकामी दिखाई। अब सवाल यह कि आगे क्या हो सकता है इस मामले में? पहली बार वकीलों ने सबूतों के साथ जिम्मेदार देशों का नाम लिया है। अब उनके खिलाफ आधिकारिक तौर पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। जिन वकीलों ने मामले की जांच की है उन्होंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, उन्होंने इसे अपना मिशन बनाया। उम्मीद है उनका मिशन अंजाम तक पहुंचेगा और तभी बेदखल यजीदी अपनी जड़ों की तरफ लौट सकेंगे। ये था आज की दुनियादारी में बड़ी खबर सेगमेंट। अब कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। पहली सुर्खी, ये यूनाइटेड किंगडम यूके से है। बड़ी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। यूके के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। हो सकता है कि ये हैं कुछ दिनों में थे में तब्दील हो जाएं, क्योंकि उनकी कुर्सी के पाए एक बार फिर से डगमगाने लगे हैं। जॉनसन की कैबिनेट के 2 सबसे ताकतवर मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने चिट्ठी लिखकर पद छोड़ने का ऐलान किया। दोनों के रसूख का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें एक समय तक जॉनसन का उत्तराधिकारी यानी प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि अगर जॉनसन गए तो सुनक या जाविद यूके के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इन मंत्रियों के इस्तीफे की चिट्ठी की भाषा कमोबेश एक जैसी है। क्या लिखा है ये आपको बताएंगे, पर पहले बोरिस जॉनसन की मुश्किलों की टाइमलाइन जान लेते हैं, कंटेक्स्ट मिल जाएगा। प्रधानमंत्री होने के नाते जॉनसन के दफ्तर और घर का पता है नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट। इसको बोलचाल की भाषा में नंबर 10 कहते हैं। 2020 में कोरोना आया, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा, कोविड प्रोटोकॉल्स लागू किए गए, मास्क का मैंडेट आया, घरों से निकलने पर पाबंदी लगाई गई। ये सारी चीजें यूके में भी हुई, पर एक पॉइंट बदल गया। नंबर 10 में पार्टियां हुई पीएमओ ऑफिस में लॉकडाउन के दौरान, और एक नहीं कई बार। खबर लीक हुई तो जॉनसन ने कहा पार्टी नहीं थी, मीटिंग कर रहे थे। फिर लीक हुआ शराब लाने वाला मेल, स्थापित हो गया कि पार्टी है तो कहा कि हम वहां नहीं थे। फिर तस्वीर लीक हुई जिसमें वो नजर आए तो सफाई दी कि हमको पता नहीं था कि उस वक्त लॉकडाउन लगा था। और जब इस्तीफा मांगा गया तो कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। फिर पार्टी के भीतर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जॉनसन उसमें भी बच गए। लेकिन अब उनकी सरकार के 2 सबसे जाबड़ मंत्रियों ने बाय बाय कर दिया है और इस्तीफे की चिट्ठी जिस तरह से लिखी गई है उससे अंदेशा है कि आने वाले दिनों में और भी लोग टाटा कर सकते हैं। आप चिट्ठी के मेन पॉइंट समझिए। पहले साजिद जाविद की बात, उन्होंने लिखा, आपके चाल चलन का सीधा असर आपके सहयोगियों, आपकी पार्टी और अंततः देश पर पड़ता है। कंजर्वेटिव पार्टी को मुश्किल फैसले लेने के लिए जाना जाता है। इसके लिए हमें हमेशा शाबाशी नहीं मिली, लेकिन हम देश हित को सबसे आगे रखते रहे हैं।
मौजूदा स्थिति ऐसी है कि हमसे जनता का भरोसा उठ गया है। पिछले महीने आया अविश्वास प्रस्ताव दिखाता है कि हमारे सहयोगी भी ऐसा ही सोचते हैं। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन आपके नेतृत्व में ये स्थिति बदलने वाली नहीं है, इसलिए आपने मेरा विश्वास भी खो दिया है। यूके को एक मजबूत और अनुशासित कंजर्वेटिव पार्टी की दरकार है और पार्टी किसी एक व्यक्ति से कहीं बढ़कर है। मैंने वफादारी के साथ और दोस्त की तरह आपके साथ काम किया, लेकिन हम सभी पहले देश के लिए हैं। जब व्यक्ति और देश के बीच एक का चुनाव करने की नौबत आएगी, उस समय मेरा जवाब एक ही होगा, देश। ऋषि सुनक की चिट्ठी में क्या था, यह भी जान लीजिए। उन्होंने लिखा कि जनता को यह उम्मीद रखने का पूरा हक है कि सरकार सही, समर्थ और गंभीरता से चलाई जा रही है। मुझे मालूम है कि यह मेरा आखिरी कार्यकाल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन मापदंडों के लिए लड़ना जरूरी है और इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने आपके लिए कई मौकों पर समझौते किए, कई मुद्दों पर मैं आपसे निजी तौर पर असहमत होता था, लेकिन पब्लिक में मैंने हमेशा आपको सपोर्ट किया। लोगों को सच जानने का पूरा हक है। उन्हें यह पता होना चाहिए कि बेहतर भविष्य का रास्ता आसान नहीं है। इकॉनमी पर अगले हफ्ते होने वाली ज्वाइंट स्पीच की तैयारी से मुझे पूरी बात समझ में आ गई। यह साफ हो गया कि हमारे सोचने का तरीका पूरी तरह अलग है। हम इस तरह से आगे साथ काम नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इन दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। उन्होंने नादिम जहावी को वित्त मंत्री, जबकि स्टीव बार्कले को हेल्थ मंत्री के पद पर नियुक्त किया है, लेकिन इससे उनकी कुर्सी पर उपजा खतरा कम नहीं होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट से अभी और भी इस्तीफे हो सकते हैं। जिस समय यह शूट चल रहा है, तब भी 2 और मंत्रियों विक्टोरिया और जॉन के इस्तीफे की खबर आ रही है। अगर यही हाल रहा तो फिर इस सरकार का बचना मुश्किल है। वैसे नियम कहते हैं कि जून 2023 तक उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, लेकिन नियम स्थायी नहीं है। अगर जॉनसन के करीबी इसी तरह साथ छोड़ते रहे तो नियम बदलने में देर नहीं लगेगी। फिलहाल बोरिस जॉनसन की किस्मत का पलड़ा उम्मीदों और आशंकाओं के बीच झूल रहा है। बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। ये कनाडा से है। कनाडा कोरोना वैक्सीन की 1,36,00,000 डोज फेंकने जा रहा है। बड़ी संख्या, चिंताजनक संख्या। कनाडा में 85% लोगों को जरूरी डोज लग चुकी है। पूरी दुनिया की बात करें तो इसका औसत है 61%, और गरीब देशों में सिर्फ 16% लोगों को कोरोना की तय डोज लग पाई है। तो एक तरफ गरीबी का आलम, दूसरी तरफ वैक्सीन की बर्बादी। क्यों फेंक रहा है कोरोना की वैक्सीन कनाडा? दरअसल 2020 में उसने एस्ट्राजेनेका के साथ 2 करोड़ वैक्सीन का कॉन्ट्रैक्ट किया। मार्च से जून 2021 के बीच 23 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई भी गई। फिर खबर आई कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उससे ब्लड क्लॉट हो रहा है, थक्के जम रहे हैं। इसके बाद कनाडा ने ये वैक्सीन लगानी बंद कर दी और इसके बजाय उसने फाइजर और मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन पर फोकस किया। कनाडा ने तब वादा किया था कि जो एस्ट्राजेनेका का उसके पास एक्स्ट्रा स्टॉक है उसे दान में दे देंगे, लेकिन मेन स्टॉक से वो सिर्फ 41 लाख डोज ही दे पाया, बाकी स्टॉक बचा रह गया और अब ये वैक्सीन एक्सपायर हो गई। तो मानकों के हिसाब से इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। वैसे वैक्सीन नष्ट करने की घटना नई नहीं है। अक्टूबर 2021 तक यूके में 47 लाख डोज नष्ट की जा चुकी हैं। मई 2022 में डेनमार्क ने 11 लाख डोज फेंकने का फैसला किया था। उसी महीने स्विट्जरलैंड में भी 6 लाख डोज फेंकी गई थी। जून 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले अमेरिका में अभी तक 8 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन बर्बाद क्यों हो रही हैं? 2 बड़ी वजह हैं। पहली, जरूरत से ज्यादा ऑर्डर। जिस समय कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च चल रही थी, उस समय अमीर देशों ने खरीद शुरू कर दी थी। उन्होंने अपनी आबादी से कई गुना ज्यादा का ऑर्डर प्लेस कर दिया। वो सक्षम थे, उन्होंने कर दिया, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये एक्स्ट्रा स्टॉक कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी और के काम आ सकता था, नहीं आया। और दूसरी वजह जुड़ी है दिखावे से। जब अमीर देशों को लगा कि वे इतनी संख्या में वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तब उन्होंने दान देने का दिखावा किया। फिर दान में ऐसे स्टॉक को पहले भेजते थे जिसकी एक्सपायरी डेट कुछ ही दिनों या हफ्तों बाद की होती थी। गरीब देशों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वे समय पर इन वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे और अंततः उन्हें दान में मिला स्टॉक या तो लौटा दिया जाता था या नष्ट हो जाता था। कोरोना महामारी का भी अंत नहीं हुआ है और न ही किसी दूसरी महामारी की आशंका पर पूर्ण विराम लगा है। हम पुरानी गलतियों से सबक ले पाएंगे, ऐसा दावे से कतई नहीं कहा जा सकता, पर कम से कम इस सबक के बाद हम एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर, एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं कि वैक्सीन इस तरह से बर्बाद ना हो और हम मत्स्य न्याय से परे जा सकें। मत्स्य न्याय क्या होता है? महाभारत में वर्णित, शास्त्रों में वर्णित, जहां पर शक्ति इकलौता सत्य होता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है।
तीसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं। यहां पर एक मछली की जान फड़फड़ा रही है जिसका नाम है इमरान खान। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उन्होंने एक बार फिर से सारे राज खोलने की धमकी दी है। 5 जुलाई को उन्होंने एक वीडियो जारी किया। कहा अगर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को परेशान किया गया तो वो सारा सच बता देंगे। इमरान बोले, मुझे सब पता है किसने क्या किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए चुप बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मुल्क को नुकसान न पहुंचे, इसलिए चुप बैठा हूं। मैं कोई बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन इसमें शामिल है। इमरान ने यह भी कहा कि मैंने एक वीडियो बनाकर महफूज जगह पर रख दिया है। उसमें साजिश रचने वाले सभी लोगों के नाम हैं, किसने किसने मुल्क से गद्दारी की, सब कुछ है। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो वीडियो कौम के सामने रखा जाएगा। अगर हमारे लोगों को परेशान किया गया तो मैं बोलने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। मैं कौम को सब कुछ बता दूंगा। शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई, इमरान खान की पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई। पीटीआई की तरफ झुकाव रखने वाले पत्रकारों को भी गिरफ्त में लिया गया। मसलन 5 जुलाई को न्यूज एंकर इमरान रियाज खान को इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर अफवाह फैलाने और लोगों को उकसाने समेत कई धाराएं लगाई गईं। उन्होंने हाल ही में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा पर आरोप लगाया था। कहा था कि आर्मी से सवाल पूछने पर उन्हें धमकी दी गई। उनके पहले भी कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। इमरान इससे नाराज चल रहे हैं। वैसे जब से इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तब से वो विदेशी साजिश के आरोप लगा रहे हैं, पर अपने दावे को पुष्ट करने के लिए दूर से कागज ही दिखाते हैं, पूरी तरह तसल्ली से पुष्ट नहीं कर पाते। खान साहब लंबे समय से सच बताने की धमकी दे रहे हैं, पर सच है कि जुबान से बाहर ही नहीं निकलता। आज की दुनियादारी में इतना ही। दुनिया से सबक सीखिए, देश को बुलंद करिए। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।